बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए थे, तो मोमेंटम का टॉपिक हमने वाइंड अप कर दिया। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो है ना वो पुली का सिस्टम है और उसमें जो है वो दो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो अभी हम आएंगी तो उनको देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए जो है ना वो इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो पहले कुछ मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको समझा दूँ, कुछ चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा समझा दूँ, फिर हम वो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ ये कि हमारे पास एक टर्म है टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसको समझते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई ये एक सपोर्ट है, छत है, फ़र्ज़ कर लें रूफ है, उससे मैंने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉडी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है, इसका मास W है जो कि mg के बराबर होता है। वो क्या कर रहा होता है, इस बॉडी को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, जबकि ये हैंग कर रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ नहीं जा रही और इसके ऊपर एक वेट की फोर्स मौजूद है जो उसको नीचे लेके जा रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स ऐसी मौजूद है जो कि इसको रोक के रखा हुआ है इसने। वो फोर्स स्ट्रिंग में मौजूद है और वो क्या कहलाती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कहलाती है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये एक सपोर्ट है, ठीक है, सीलिंग है या कोई रूफ है, उससे कोई स्ट्रिंग हमने कनेक्ट किया हुआ है, उस स्ट्रिंग से जो है ना एक बॉडी अटैच है, वो बॉडी हैंग कर रही है। ये बॉडी ना लेफ्ट की तरफ जा रही है, ना राइट की तरफ जा रही है, ना डाउनवर्ड जा रही है, ना अपवर्ड जा रही है, अपनी जगह पे स्टिल मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पर फोर्सेस का एनालिसिस शुरू करें तो हमें नजर आएगा कि भाई बॉडी का कुछ ना हो वेट तो होता ही होता है। तो वेट जो है इस बॉडी का जो कि mg के बराबर होगा वो इस बॉडी को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, W फोर्स से, वेट की फोर्स से। अब जब ये बॉडी नीचे की तरफ W फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ नहीं जा रही, तो इसका वजह यह है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग ने इसको पकड़ा हुआ है और उसको नीचे नहीं जा रहा है, यानी स्ट्रिंग उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। जो स्ट्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कहलाता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन ड्राइव करें टेंशन के लिए और एक्सेलरेशन के लिए एक सिस्टम में जबकि दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हूँ। बेसिकली हम यहाँ पर पुली का सिस्टम लेके चल रहे हैं और एक पुली की सिस्टम में दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं। तो दो बॉडी जब वर्टिकली मूव कर रही है तो हमें क्या निकालनी है, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स है मैं इनकी तरफ अभी आता हूँ, लेकिन फिलहाल आपने ये क्वेश्चन समझ लिया कि टेंशन और आपने एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम की जब दो बॉडीज वर्टिकल मूव कर रही हूँ। तो पहले हम ये सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। हमने कहा कंसिडर टू बॉडीज A and B of mass m1 and m2 respectively which are connected by a string which passes over a frictionless pulley। हमने दो बॉडीज कंसिडर कर ली A and B। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। बॉडी A का मास मैंने कह दिया m1 है और बॉडी B का जो मास है वो m2 है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली क्या है, इसका मतलब ये है कि m1 बॉडी A का मास है और m2 बॉडी B का मास है, और इनको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करा और वो स्ट्रिंग पास हो रहा है फ्रिक्शनलेस पुली से। तो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने आपको सिस्टम समझा दिया। अब इस सिस्टम में हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है, ठीक है, उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी टेंशन एक्सेलरेशन की। तो हम आगे चलते हैं। पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पर आप देखें तो ये बॉडी B है, इसका मास m2 है, तो वेट m2g होगा। ये हमारे पास जो है ना वो बॉडी A है, इसका मास m1 है, तो इसका वेट m1g होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक फोर्स टेंशन की स्ट्रिंग में मौजूद होगी जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम यहाँ पर जो है ना लगा लेते हैं। अब चूंकि स्ट्रिंग एक ही है तो एक जैसी ही टेंशन होगी बॉडी B के भी केस में और बॉडी A के भी केस में, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम में, एक तो टेंशन निकालनी है और दूसरी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखिए एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। एक्सेलरेशन वही होती है जहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी वही होता है जहाँ बॉडी में वेलोसिटी हो। तो यहाँ वेलोसिटी हमने प्रोड्यूस करनी है लाजमी तौर पे। तो इस अगर ये ऐसे ही जैसे अभी अभी तो मैंने आपको समझ लें एक सिस्टम के एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है, एक पोजीशन से एक स्टेट सिस्टम की दिखाई है जो कि आपको नजर आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें ये मूव करवाना है बॉडी को सिस्टम के अंदर ताकि हम एक्सेलरेशन और टेंशन की तरफ जाएं, ठीक है। तो फिर अगर इन्हें मूव करवाना है तो मूव बॉडी सभी करेंगी जब एक बॉडी हैवी हो और एक बॉडी लाइट हो, या बॉडी बी लाइट हो या बॉडी ए लाइट हो, या एक बॉडी बी हैवी हो या बॉडी ए हैवी हो। यानी एक का मास दूसरे के मुकाबले में ज्यादा हो तो तभी होगा कि जिसका मास ज्यादा वो नीचे की तरफ जाएगी, जिसका मास कम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है।
तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कि ए बॉडी जिसका मास m1 है उसका मास बॉडी बी के मुकाबले में m2 मास से क्या है, ज्यादा है। तब क्या होगा, बॉडी ए नीचे की तरफ जाएगी और बॉडी बी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। देखें ऐसे। तो ये एक स्टेट थी सिस्टम की। अब मैंने यहाँ बता दिया कि मास m1 ज्यादा है m2 से, बॉडी ए का मास बॉडी बी के पास ज्यादा है। तो क्या होगा, ये बॉडी ए नीचे मूव कर जाएगी और बॉडी बी ऊपर चली जाएगी। तो ये सिस्टम की एक स्टेट और मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, तो जब m1 m2 का मास ज्यादा होगा तो बॉडी ए मूव करेगी नीचे की तरफ, जबकि बॉडी बी मूव ऊपर की तरफ करेगी, सेम एक्सेलरेशन के साथ। एक ही स्ट्रिंग है ना, तो जैसे एक ही साथ कनेक्टेड है, तो जिस एक्सेलरेशन से बॉडी बी नीचे ए नीचे आएगी, इस तरह बॉडी ए ये बॉडी ए जिस तरह नीचे आएगी और उसी तरीके से बॉडी बी जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब हमें दो चीज निकालनी है। क्या क्या चीजें हमें निकालनी है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम की और टेंशन निकालनी है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, हम निकाल लेते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर हमें दो चीजें निकालनी है, एक एक्सेलरेशन निकालनी है और एक चीज निकालनी है टेंशन। तो जब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी तभी हम जो है ना एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि हमारे पास जितने अननोन हो उतनी इक्वेशंस आपने डेवलप करनी होती हैं, तभी जाके पॉसिबल होता है आपके पास दो अननोन्स को निकालना। और अगर आपके पास दो अननोन है, दो इक्वेशन आप डेवलप नहीं कर पाते तो पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आप एक काम करें, बॉडी ए को कंसीडर कर लें जो कि नीचे मूव कर रही है, यानी डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर लें। ठीक है, अगर आप डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करते हैं तो आप ये देखें बॉडी ए जो है ना वो नीचे जा रही है। ठीक है, और आपको पता है जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो तो उसकी जो नेट फोर्स होती है वो F इक्वल्स टू एम ए के बराबर होती है। तो लिहाजा बॉडी ए की जो फोर्स होगी वो होगी F इक्वल्स टू m1a। ठीक है, बात क्लियर है, यानी मैंने इक्वेशन डेवलप करा रहा हूँ। अब एक चीज आप और देखें, मेरा बात पे गौर करिएगा। अगर F वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जिससे बॉडी A जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल्स टू ma फोर्स होगी। तो मास m1 है तो F इक्वल्स टू m1a आपके पास जो है ना इसकी फोर्स हो जाएगी। अब मैं आपको एक बात थोड़ी समझाऊं। फर्ज करें ये एक बॉडी है, एक बंदा यहाँ इसको 10 न्यूटन से खींचता है और एक बंदा यहाँ पर इसको 4 न्यूटन से खींचता है। तो अब नेट रिजल्ट क्या होगा, बॉडी ये जो बॉडी है ये राइट की तरफ मूव करेगी 6 न्यूटन की फोर्स से। ये 6 न्यूटन कैसे निकाला मैंने कहा जिस डायरेक्शन में मोशन है वो फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो माइनस कर लें तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए भी आपको नेट फोर्सिंग मिल रही होती है। ठीक है, अगर इस सिस्टम पे कंसीडर करें तो बॉडी ए का मास m1 है, वेट m1g है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब वेट जो है ना वो टेंशन के मुकाबले में ज्यादा है। जैसे कि ये बॉडी है, इस पे अगर 10 न्यूटन फोर्स राइट की तरफ है, 4 न्यूटन लेफ्ट की तरफ है, तो कॉमन सेंस की बात है कि बॉडी कहाँ मूव करेगी, राइट की तरफ मूव करेगी जहां पर फोर्स ज्यादा है, और जो फोर्स होगी वो बराबर होगी 10 - 4 के। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आप माइनस कर लेंगे। अभी बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो नीचे जो फोर्स है वो ऊपर की फोर्स के मुकाबले में ज्यादा है। नीचे जो फोर्स है वो m1g है और ऊपर जो फोर्स है वो टेंशन है, तो m1g t से ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, हम जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्स होती है उसको अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स से माइनस कर लेंगे। तो अभी जैसे अगर हम फोर्स यहां से निकालें फिगर से देखकर, हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, m1g - t। हमारा फोर्स m1g है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो फोर्स m1g है, और अपोजिट डायरेक्शन t की फोर्स हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप दोनों को कंपेयर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों f है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की बराबर है, f है तो राइट हैंड साइड दोनों की सेम होगी। तो इक्वेशन आ गई m1a इक्वल्स टू m1g - t। ठीक है, यहाँ तक मैं थोड़ा रिपीट कर दूं फिर मैं आगे चलूंगा। हमने इस डेरिवेशन में करना क्या था, ये बहुत पीछे है, ये क्या हुआ, हाँ हमने इस डेरिवेशन में करना ये है कि टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है दो बॉडीज की जो आपस में कनेक्टेड है जबकि वो वर्टिकली मूव कर रही हैं। ठीक है, पुली की सिस्टम में। तो हमने पहले से पहले कंसिडर कर ली दो बॉडीज ए एंड बी जिसका मास m1 और m2 था। ठीक है, और उनको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया और एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर पास कर दिया। अब यहाँ पर हमें चूंकि टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है तो ऐसी बात है इन बॉडी को क्या करवाना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा। तो अगर आपको इन बॉडीज को मूव करवाना है तो किसी न किसी एक का मास दूसरे के मुकाबले ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर सेम मास है तो ये आपस में जो है ना बैलेंस होके खड़ी रहेंगी, तो इसलिए हमने एक बॉडी का मास ज्यादा लेना है। तो मैंने बॉडी ए का मास m1 ज्यादा ले लिया m2 के मुकाबले में, और मैंने कहा कि जो है
m1 ज्यादा है तो बॉडी ए जो है ना वो डाउन की तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, जबकि बॉडी बी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी कि सेम एक्सेलरेशन के साथ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो दोनों बॉडीज का वेट होगा, m1 है तो m1g वेट है, m2 है तो m2g वेट है। इस तरह टेंशन की फोर्स स्प्रिंग मौजूद होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले थोड़ा सा टेंशन का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब यहाँ पर ये है कि आपके पास जो है ना आपको दो चीजें चाहिए, एक्सेलरेशन और टेंशन, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी, और दो इक्वेशन आपको पता होंगी तभी आपके लिए पॉसिबल होगा एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ना एक सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर कर दूं जो मैंने कर दिया है, थोड़ा सा उसको रिकैप दे दूं। देखो भाई, जब भी फोर्स आपको निकालनी हो ना तो उसका तरीका ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास मोशन होता है उस डायरेक्शन की फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस से माइनस कर लेते हैं, तो वहां पर नेट फोर्स आ जाती है। इसी तरीके से नेट फोर्स जो होती है ना वो F=ma के बराबर होती है। तो सबसे पहले तो मैंने डाउनवर्ड मोशन कंसीडर किया और मैंने कहा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F=ma होगा, तो F=m1a हो गया। बॉडी की बात हो रही, डाउनवर्ड मोशन है। अब हमने कहा कि देखो यहाँ पर अगर फोर्सेस देखें तो दो फोर्स बॉडी ए पर लग रही है, एक वेट की फोर्स है जो नीचे की तरफ है और एक टेंशन की फोर्स जो ऊपर की तरफ है। अब जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में की जो फोर्स है उसकी उस फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी, यानी फोर्स आ जाएगी। ठीक है। अब अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूं, बॉडी ए पे जो है ना वो बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ क्यों जा रही है? वेट की फोर्स की वजह से, और वेट की फोर्स टेंशन के मामले में ज्यादा है तभी तो नीचे जा रही है ना। अगर टेंशन की फोर्स ज्यादा होती तो ये ऊपर की तरफ जा रही होती, वेट की फोर्स टेंशन के मामले में ज्यादा तो नीचे की तरफ जाएगी। अब जब नीचे की तरफ m1g की फोर्स से जाएगी, m1g की वजह से वेट की वजह से नीचे जाएगी, तो जो जिस फोर्स से जाएगी वो m1g नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट भी एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको उस फोर्स को जो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लाजमी तौर पर करना पड़ेगा वेट से। इसी तरीके से जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर जो फोर्स है वो टेंशन की फोर्स है, तो टेंशन की फोर्स से ऊपर जा रही होगी, जबकि वेट यहाँ पर अपोजिट हो है तो वेट रेजिस्ट कर रहा होगा, तो अपवर्ड के केस में उल्टा होगा, T-m2g होगा। उदाहरण वो हम देखते हैं अभी। अब हमने क्या किया, m1a=m1g-3 आ गया। किस तरीके से? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा लिया और नेट फोर्स निकाल ली, फिगर से हमने अपने केस की फोर्स निकाल ली, तो ये हो गया m1a=m1g-3। ठीक है। आप कुछ अगर आप चाहते हैं आप इसको पहले लिख ले F=m1g और यहाँ पर F_ma होता है, तो इस तरीके से लिख ले आप, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है। तो मैंने पहले कह दिया कि F_ma के बराबर है और F नजर आ रहा है यहाँ पर जो फोर्स है बॉडी ए पे वो m1g-3 के बराबर है। इसको लिख लिया हमने, कंपेयर कर लिया, ये इक्वेशन आ गई। अब हम आते हैं अपवर्ड मोशन पे। ठीक है। अपवर्ड मोशन के केस में आप देख सकते हैं कि बॉडी बी जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ वो टेंशन है, जबकि वेट W2m2g के बराबर है। अब जाहिर सी बात है इस केस की बात करेंगे ना तो बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो उस डायरेक्शन की फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स से माइनस कर लेते हैं, तो फोर्स इस केस में हो जाएगी T-m2g। अब फर्ज करें कि यहां पर नीचे कोई और फोर्स भी मौजूद हो तो वो भी यहां पर माइनस होगी। फर्ज करें कि टेंशन के अलावा कोई और फोर्स ऊपर की तरफ मौजूद हो तो यहां पर वो भी प्लस होगी। तो अभी एक ही फोर्स है तो इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। ऊपर जा रही है बॉडी, तो ऊपर जो फोर्स है अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है वो टेंशन है, तो टेंशन से ऊपर जाएगी नहीं, बल्कि उसमें से m2g क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो F हो जाएगा m2a, वो तो आपको पता ही है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आ जाएगा m2a। तो F यहाँ पर इस केस में T-m2g के बराबर है। इस तरीके से हमारे पास आ गया m2a = T-m2g। बात क्लियर हो गई? अच्छा, जरा थोड़ा सा और करना, लास्ट इक्वेशन जो आई थी वो भी मैं दिखा देता हूं आपको, और ये जो इक्वेशन अब आई है ये भी आप देख लें। देखिए मैं लिख लेता हूं ना इसको। फर्स्ट इक्वेशन आई है m1a = m1g-t। ठीक है। जबकि अब जो इक्वेशन आई है वो है m2a = T-m2g। अब हम लोग जो है ना ये इक्वेशन आ गई, अब हम जो है ना एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए काम कर सकते हैं हम, अगर हम गौर करें तो इस इक्वेशन में -t है और इस इक्वेशन में t प्लस में है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम ऐड कर दें ना तो हमें क्या फायदा होगा, इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, m1 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी, m1a + m2a आ गया।
इधर m1g माइनस m2g हो गया, और ये माइनस टी प्लस टी, माइनस टी प्लस टी क्या होगा, जीरो होगा, माइनस टी है ना और प्लस टी है, क्या होगा, जीरो होगा। तो इन इक्वेशन को जब हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, टी यहां से खत्म हो गया। अब यहां पर रह गया सिर्फ एक्सेलरेशन, बाकी m1 m2g तो हमको पता ही है। तो यहां पर हम a निकालेंगे कॉमन, ठीक है, और m1 m2 को उधर जो है ना मल्टीप्लाई क्रॉस डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से वापस आ गई एक्सेलरेशन। अब हमने निकालनी है टेंशन, तो ये एक्सप्रेशन आ गई एक्सेलरेशन की। तो ये तो मैथमेटिकल मेथड है सॉल्व करने का, कोई नई चीज नहीं है, मैथमेटिकल मेथड है सॉल्व करने के लिए। तो यहां से हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया इसको। तो दो इक्वेशंस ये चीज, इनको सॉल्व आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। बार मैंने एक तरीका लगा कि एडिंग बाय एडिंग द इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। ऐड वहां पर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आपको एक्सप्रेशन निकालनी है और यहाँ पर टेंशन मौजूद है, तो आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव के अंदर है और यहाँ पॉजिटिव के अंदर है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगी, इक्वेशन से खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी तो एक्सप्रेशन निकल जाएगी। तो वो काम मैंने यहाँ किया है। इसके आगे अगर मैं टेंशन कैलकुलेट करनी है, टेंशन कैलकुलेट करने का आसान तरीके नजर आ रहा है, दो इक्वेशन है, अगर इनको आपने डिवाइड करवा दूं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इन दो इक्वेशन को देखें, वाज़ेह तौर पे देखें, एक्सेलरेशन आपको खत्म करना है ना, टेंशन निकालने से एक्सेलरेशन हटानी है। और इनको डिवाइड, अगर इनको मैं वो कर दूं, डिवाइड कर दूं इन इक्वेशंस को, तो एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगी, कैंसिल। यहाँ बच जाएगा m1 और m2, ठीक है, m1 इधर ही रहने दें आप, इसको इधर ले आए, ठीक है, और m2 उधर ले जाए, एक्सेलरेशन तो खत्म ही हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आप क्या करें, आप क्या निकालें, टेंशन, तो फिर इसको जो है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इस फॉर्म में से तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ से फॉर्म कर लिया, अब टी वाले को एक तरफ कर लें, कॉमन निकाल लें टी, ठीक है, उधर उसको जो है ना भेज दें, m1 m2 को जो है ना इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेज दें। तो यहाँ पर टेंशन के लिए एक्सप्रेशन आ गई। इस तरीके से हमने जो है ना वो ड्राइव कर ली क्या चीज़, एक्सेलरेशन और टेंशन सिस्टम की, जब तो टू बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो असल खेल होता है ना वो ये होता है कि अगर आपके पास दो अननोन्स हैं, दो चीज़ें आपको निकालनी है, आपको दो इक्वेशन डेवलप करनी पड़ती हैं। तो इन दोनों यहाँ पर क्या हमने किस तरीके से वो इक्वेशन डेवलप की है, हमने पहले डाउनवर्ड मोशन कंसिडर किया, उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, फिर हमने अपवर्ड मोशन कंसिडर किया, उससे ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब इन इक्वेशन पे जब गौर किया तो देखा कि भाई एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी है तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस है इनमें ये माइनस टी है और ये प्लस टी है इधर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, इन दो इक्वेशंस को, तो देखें क्या हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, m1a प्लस m2a हो गया, m1g माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, माइनस m2g हमने लिख लिया। ठीक है, इधर से फिर एक्सेलरेशन कॉमन निकाल ली और बाकी चीज़ को दूसरी तरफ भेज दिया, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। सर टेंशन के लिए हमने क्या किया, साथ में आ रहा है जो a यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर ले इन इक्वेशन को, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया, बाकी ये इक्वेशन बच गई। इसको रीअरेंज कर ले, टेंशन वाले एक तरफ कर ले, कॉमन निकाल ले टेंशन को, और दूसरी तरफ जो है ना भेज दे बाकी चीज़ों को, फिर टेंशन की इक्वेशन निकल जाएगी। उस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन निपट गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम इसी तरह की डेरिवेशन और है वो हम कर लेते हैं। अब हमें जो है ना केस ये है हमारे पास कि हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, जब बॉडीज में से एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो जबकि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन पे। क्या मतलब, हमें एक्सेलरेशन ही निकालनी है और टेंशन ही निकालनी है दो बॉडीज की। जब हमारे पास दो बॉडीज में से एक बॉडी जो है ना वो वर्टिकली हैंग कर रही हो, ठीक है, या वर्टिकली हैंग हो रही है बॉडी, जबकि दूसरी बॉडी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन में हो। ठीक है, तो इस केस के लिए हमें जो है ना टेंशन एक्सेलरेशन निकालनी है। तो पहले तो कंसीडर कर लेंगे हम। तो यहाँ पहली चीज़ तो ये कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। अच्छा, लास्ट केस के लिए हमने कहा था कि m1 जो है ना वो बड़ा होगा m2 के लिए, तभी ही सिस्टम में एक्सेलरेशन पॉसिबल होगी, तभी बॉडी मूव करेगी। तो इस केस के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जब भी आप वो केस देखेंगे तो उसमें m1 को हमेशा ग्रेटर होना चाहिए m2 से। और ये बात आप याद रखिएगा, वहां पर अगर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे होंगे तो m1 जो मास बड़ा होगा उसको आप m1 लेंगे, जो छोटा मास होगा उसको m2 लेंगे। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बॉडी भले इस बॉडी का मास ज्यादा हो, भले इस बॉडी का मास ज्यादा हो, मूवमेंट होनी है। ठीक है, तो इसलिए इस केस के लिए आपके पास शर्त नहीं है कि m1 जो है वो m2 से ग्रेटर होगा। तो पहले आपने एक क्वेश्चन को समझ लिया कि हमारे पास जो है ना दो बॉडीज हैं जिनको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है,
और फ्रिक्शनलेस पुली की उसमें से पास कर रहे हैं इस तरीके से कि एक बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही है और दूसरी बॉडी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फोर्सेस को यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। बॉडी ए पे वेट की फोर्स होगी, वो हमने लिख ली m1g। इस तरीके से स्ट्रिंग में फोर्स होगी जो कि टी कहलाएगी। अगर इस बॉडी को देखें तो यहाँ पर इसका भी वेट होगा m2g, ठीक है, और स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो टी होगी। जबकि अगर आप एक चीज और गौर करें, यहाँ पर रिएक्शन होगा r, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये रिएक्शन। आप देखिए, आपको पता है कि ये बॉडी वेट नीचे की तरफ है इस बॉडी का, ठीक है, तो बॉडी का वेट जब नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा होगा, जबकि हमने इसको एक प्लेन के ऊपर रखा हुआ है जो उसको नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा। तो ये जो प्लेन है ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा बॉडी बी के ऊपर, जो कि आर की सूरत में होगी, रिएक्शन के तौर पर होगा। ये वही चीज है जो आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप एक एक्शन देंगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो क्या होगा कि चूंकि ये बॉडी बी जो है ना इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है बॉडी के वेट के बराबर, तो लिहाजा उतनी ही फोर्स ये जो है ना बॉडी बी पे एक्सर्ट कर रहा है आर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी वजह से ये बॉडी यहाँ रखी हुई, वरना ये बॉडी वर्टिकली मूव कर रही होती। ठीक है, तो इस बॉडी की मूवमेंट में इसका वेट का किरदार नहीं है। ठीक है, इस तरह आर का भी किरदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस टेंशन का है जो कि यहाँ पर मौजूद है। यानी ये तो वैसे भी नॉर्मल सी बात है ना कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक बॉडी को लाके रख दिया, तो अगर इस बॉडी का वेट W है, ठीक है, और इसी सरफेस के ऊपर मौजूद है, नीचे नहीं जा रही, तो उसका मतलब ये सरफेस उसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लगा रही है जो कि इसी के वेट के बराबर होगी। और ये कैसे, ये क्यों है, आपने इसको पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि भाई हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल अपोजिट होता है, तो बाय नेचर ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अब चूंकि ये जो मोशन है, अगर इस बॉडी का मोशन डाउनवर्ड की तरफ है, इस बॉडी का मोशन राइटवर्ड की तरफ है, तो इस वेट का और इस आर का कोई किरदार नहीं होगा मोशन में, क्योंकि वर्टिकली तो ये बॉडी रेस्ट में ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। ठीक है, तो अगर ये बॉडी राइट की तरफ मूव करेगी तो किस फोर्स से मूव करेगी, टेंशन की फोर्स से, और अपोजिट इसकी कोई फोर्स मौजूद नहीं है, तो वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक आप m2g और r की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रूल आउट हो रहे हैं। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से हम कंसिडर कर लें। देखिए इस तरीके से मूव करेगा सिस्टम ना, और इस सिस्टम में आपको वाज़ेह कर दिया m1 और m2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन m1 यहाँ पर आप उसके उस बॉडी के मास को लेंगे जो कि वर्टिकली हैंग कर रही है, और m2 उस बॉडी के मास को लेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मौजूद है। इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो आपने कंसिडर किया दो बॉडीज हैं, इनका मास m1 m2 है। ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया मैंने स्ट्रिंग से, एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर दिया। इस तरह के एक बॉडी जो है वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और दूसरी बॉडी जो है ना वर्टिकली हैंग कर रही है, जैसा कि फिगर में मौजूद है। अब यहाँ पर बता दिया कि चूंकि बॉडी बी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मौजूद है और बॉडी ए जो है ना वो हैंग कर रही है, तो बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, जबकि बॉडी बी जो है वो मूव करेगी टुवर्ड द पुली विद सेम एक्सेलरेशन। टू स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी। तो यहाँ पर आपको वाज़ेह हो गया कि हमने क्या किया, कंसिडरेशन में दो बॉडी कंसिडर किए ए एंड बी, जिसका मास था m1 और m2। ठीक है, इनको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर लिया। ठीक है, अब चूंकि बॉडी ए जो है वर्टिकली हैंग कर रही है और बॉडी बी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मौजूद है, तो लिहाजा बॉडी ए नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और बॉडी बी जो है वो पुली की तरफ मूव करेगी ना, देखें आप देखें, पुली की तरफ मूव करेगी विद सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम वही करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या चीजें चाहिए, हमें यहाँ पर दो चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए है एक्सेलरेशन और दूसरी हमें चाहिए टेंशन। तो जब आपको दो अननोन है तो आपके पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे। तो पहले तो डाउनवर्ड मोशन को देख लेते हैं। पहले तो हम ये कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए हमारे पास जो फोर्स होगी जिससे बॉडी ये मूव कर रही है वो होगी m1a। F इक्वल्स टू ma, तो m1 मास है तो F इक्वल m1a है। अब हम कह रहे हैं कि बॉडी ए नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो बॉडी ए को अगर हम देखें तो m1g वेट की फोर्स है जिससे नीचे मूव कर रही है, जबकि अपोजिट टेंशन की फोर्स मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, आप एक माउस से इसको नीचे एक फोर्स से खींचे और ऊपर एक फोर्स से खींचे, तो अगर नीचे फोर्स ज्यादा तो नीचे की तरफ मूव करेगा, जबकि अपोजिट जो
फोर्स है ऊपर की तरफ, जिस हाथ से ऊपर की तरफ खींचा हूँ और नीचे की तरफ खींचा, जा रहा नीचे की तरफ है, लेकिन नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हिंडर कर रही होती है। तो लिहाजा जिस फोर्स से बॉडी मूव करती है वो है नीचे की फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्स है उसको लिख लिया हमने, माइनस अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स कर लिया। तो यहाँ पर भी जिस तरह पहले केस में था m1g माइनस टी जो है ना वो फोर्स हो जाएगी जिससे बॉडी ए मूव कर रही है। अब इन दोनों कंपेयर कर लें तो ये आ जाएगा m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी, जो कि मैं भी लिख लेता हूँ, m1a बराबर हो गया m1g माइनस टी का। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में देखें आप तो F इक्वल्स टू m2a हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो बॉडी B जो है वो पुली की तरफ जो है मूव कर रही है टेंशन की फोर्स के साथ, अपोजिट कोई फोर्स ही मौजूद नहीं है, और ये जो दो फोर्स है ये वर्टिकली मौजूद है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वर्टिकल से इंडिपेंडेंट होती है, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं बताने की। ठीक है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो बॉडी B है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली टेंशन की फोर्स से। तो कंपेयर कर लिया तो T आ गया m2a के बराबर, m2a बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां पर वही वाली बात है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस कर लूं तो ये हो जाएगा m1a प्लस m2a। ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो m1g आ जाएगा माइनस टी प्लस टी, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। कैसे देखा देता हूं, m1a इक्वल टू m1g माइनस टी हो गया और m2a इक्वल टू टी हो गया। इन दोनों को प्लस कर लिया तो m1a प्लस m2a आ गया, m1g माइनस टी प्लस टी आएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए टी खत्म हो गया हमारी इक्वेशन से। हमने ये कॉमन लिया एक्सेलरेशन को, m1 m2 को उधर जाके दूसरी साइड पे भेज दिया इक्वेशन के, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब अगर हम देखें ना एक चीज को कि हमें निकालना है एक्सेलरेशन को, तो आप डिवाइड भी, टेंशन निकालनी तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो t m2a के बराबर है, इसको सीधा करके लिख लूं मैं, तो t जो है वो m2a के बराबर है, तो बजाय ये कि इनको डिवाइड करके मैं ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पुट कर देना हम टेंशन के फॉर्मूले में, तो डायरेक्ट आपके पास जो है ना टेंशन निकल जाएगी, तो आपको जरूरत ही नहीं है डिवाइड करने की। डिवाइड करके भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन मैंने कहा कि देखो पहले ही जो आसान है ना सेकंड इक्वेशन, तो वैसे ही हमें सिंपल सी नजर आ रही है, t इक्वल्स टू m2a है, तो t इक्वल्स टू m2a में आप एक्सेलरेशन पहले निकाल ली है, वो पुट कर ले, जो कि m1g ओवर m1 प्लस m2 के बराबर है, वो पुट कर ली तो टेंशन की इक्वेशन आ गई। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा ऐसे करने का, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, तब भी वही आंसर आएगा। ये तो मैथमेटिकल टेक्निक है, आप कैसे भी सॉल्व करें। m2a बराबर है t के, ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं इनको m1a ओवर m2a इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर टी को, ठीक है, तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, यहाँ m1 है, इधर 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 ले जाए टेंशन आ गया, इस m2 उधर ले जाएंगे तो m1 m2g माइनस m2t। ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया, तो उधर ले आए इसको टेंशन को, m1t माइनस m2t m1 m2g, इस यहां से जो है ना वो कॉमन निकाल लिया, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, टेंशन कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2 हो गया, m1 m2g हो गया, तो टेंशन देखे m1 m2g ओवर m1 प्लस m2 आ गया। तो इतनी लंबी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। तो सेकंड इक्वेशन जो थी वो थी t इक्वल्स टू m2a, तो एक्सेलरेशन को हमने पुट कर लिया, तो इस तरीके से वहां टेंशन आ गई। तो इस तरीके से दो आसान सी डेरिवेशन है, ये पेपर में आ जाती है। आसान आपको शायद ना लग रही हो, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाएंगी, मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। इसके मुकाबले मोमेंटम की लंबी डेरिवेशन थी। तो ये हमारे पास आज का कंटेंट था। थोड़ा सा मैं इस डेरिवेशन को भी रिवाइज करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा असबर हो जाए आपको, और कोई बात अगर रह गई है, मिस हो गई है, तो वो कवर हो जाए। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है ना, जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेशन ड्राइव करें टेंशन के लिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए और एक्सेलरेशन के लिए, जब एक बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही है और एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मौजूद है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो फ्रिक्शनलेस है। तो ये इस तरीके से बॉडी मौजूद है। फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे आप, तो ये बॉडी ए का मास m1 है, तो वेट m1g होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो मैं कह रहा था कि बॉडी ए का मास m1 है, तो वेट m1g होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगी केस में, और जो कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वो मैंने बता दिया वो डायरेक्शन में होगी, वैसे टेंशन तो होती है स्ट्रिंग में, भले वो कैसे भी हो। इस तरीके से यहाँ पर जो है ना बॉडी बी का मास m2 है, तो उसका वेट m2g होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब ये मैंने आपको बताया कि ये w जो है वेट जो m2g है,
वो डाउनवर्ड है और बॉडी मूव नहीं कर रही ना, आप मूव करें ना डाउन मूव कर रही है, तो आपको पता है कि ये क्यों नहीं मूव कर रही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ना, जब आपके पास वेट के बराबर फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉडी भी लगाएगी तो उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो निकालेगा, जो कि आर होगा। और ये जो आर है ना बेटा, ये बराबर होता है, ये आर बराबर होता है m2g के। पेपर में आ भी सकता है ना कि रिएक्शन किसके बराबर होगा, तो आर जो है m2g के बराबर होगा, ठीक है। और टेंशन इन द स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगी। अब ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, देखें, ठीक है। अब ये जब बॉडी मूव कर रही है तो इसमें ये देखें कि हॉरिजॉन्टल बॉडी जो है वो पुली की तरफ जा रही है, जबकि हमारे पास जो वर्टिकल बॉडी है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये बातें इसमें लिखी हुई है कि दो बॉडी कंसिडर कर ली, M1 M2 मास है कि इस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया जो कि फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रहा है। इसमें से एक बॉडी जो है वर्टिकली हैंग कर रही है ए, और जो कि बॉडी बी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मौजूद है। तो अब होगा ये कि बॉडी ए जो है नीचे की तरफ मूव करेगी, जबकि बॉडी बी जो है वो पुली की तरफ मूव करेगी सेम एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है, तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी, तो डाउनवर्ड मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन से आएंगी। डाउनवर्ड मोशन कंसिडर किया तो हमने कहा सबसे पहले कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक एफ जो है वो ma के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ हो गया m1a, बॉडी ए का मास m1 है तो एफ हो गया m1a। अब बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है m1g, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्स है वो m1g है, ठीक है। तो फोर्स जाएगी m1g और इसमें से आपको t माइनस करना पड़ेगा क्योंकि t अपोजिट डायरेक्शन में ये मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी m1g के साथ और इसमें t आपको माइनस करना पड़ेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो t क्यों माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वेट का फोर्स है, वेट्स की फोर्स बॉडी मूव कर रही है, t इसको अपोज कर रहा है, तो t जो है ना वो मोशन में रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, इसलिए उस फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 8 न्यूटन वेट है और टेंशन 2 न्यूटन है, तो 8 - 2 6 न्यूटन आपको करना पड़ेगा। तो जो मोशन है वो 8 न्यूटन से नहीं होगा, 6 न्यूटन से होगा। टेंशन जो 2 न्यूटन ऑफर कर रहा है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। इनको कंपेयर कर लिया, कंपेयर क्या मतलब कर लिया कि देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे एफ है, तो दो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो कंपेरिजन करके ये इक्वेशन आ गई m1a = m1g - t। इस तरह हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर किया तो f = m2a होगा और आपके पास जो है ना f जो है वो टेंशन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर पीछे आप देखें तो बॉडी जो है ना वो पुली की तरफ मूव कर रही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ये राइट हैंड की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में फोर्स t है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में कोई फोर्स मौजूद नहीं है तो उसको माइनस भी नहीं करना। तो ये हमने f = t लिख लिया, कंपेयर कर लिया इन दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है ना एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है, तो आसान तरीका ये है कि एक इक्वेशन में टेंशन पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। इसमें पहली वाली इक्वेशन में अपवर्ड मोशन में नेगेटिव है, हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव है, तो उनको प्लस कर लिया। t से t क्या हो गया, कैंसिल, जबकि m1a + m2 यहाँ पर आ गया, m1g यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें से a कॉमन निकाल देंगे और m1 m2 को दूसरी साइड पे भेज देंगे, एक और अलग कर देंगे। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। टेंशन की इक्वेशन निकालनी है तो आप ये काम कर सकते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें जब आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन में इक्वेशन निकाली है तो t m2a के बराबर है, तो इसमें a पुट कर दो तो t ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर पुट कर लिया, ये a पुट कर लिया, m2a था ना, a पुट कर लिया, m2 और a, तो ये इसको ज़रा थोड़ा सेट करके लिख लिया, तो ये टेंशन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई। अगले क्लास में इंशाल्लाह मूव न्यूमेरिकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल किसके कंप्लीट कर ले, उसके आसान न्यूमेरिकल है। तो ये कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें और उस स्टूडेंट को रिकमेंड करें ताकि ये के वीडियोस उन तक पहुँच सकें। और वो स्टूडेंट जो क्लास नहीं ले सकते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई वजह या किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे फिजिक्स अच्छे से, तो वो इसके थ्रू जो है ना वो पढ़ सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को रेकमेंड करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। कितने